पिछले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने धातु एवं अधातु वाला जो आपका अध्याय है, इसमें से हम लोगों ने धातु के भौतिक गुणों के बारे में जाना था। ठीक है, स्पेशली रूप से वहाँ पर हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टीज़ यानी कि 9 गुणों को जाना था, किसके? धातु के। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे आपने जाना था वहाँ पर कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी कि वो अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञान दे देते हैं दूसरे को। उसके बाद दूसरा जाना था कि उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। उसके बाद अघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, उसमें वो उसको प्रहार करने पर वो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। उसके बाद उसके गलनांक और क्वथनांक ये दोनों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ज़्यादातर धातुओं की अवस्था ठोस यानी कि सॉलिड होती है। उसके बाद आपने फिर लास्ट में जाना था बच्चों अवस्था के बाद और एक चीज़ जाना था यानी कि कठोरता के बारे में, कि धातुएं क्या होती है बच्चों, स्पेशल रूप से बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। उसके बाद उसमें आपने ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये सब के बारे में अच्छी तरह से आपने जान लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यानी कि जो आपने कल पिछला वाला लेक्चर जो पढ़ा है इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको पूछा जाता है कि ऑप्शन दिया जाता है 4, बोला जाता है कि इनमें से कौन सा धातु जो है, इसमें से कौन सा तत्व जो है एक धातु है। ठीक है, ऐसे दे देगा 1 2 3 4 और एक नंबर में दे देगा, ए नंबर में मतलब कि 1 2 3 4 मतलब कि ABCD मान लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर ए नंबर में कोई दे देगा आपको, मान लीजिए सिलिकॉन, एक दे देगा यहाँ पर सल्फर, एक दे देगा फॉस्फोरस और 4 नंबर में दे देगा Na। तो बोलेगा इसमें से कौन धातु है। तो आपको इस सब का अगर परमाणु संख्या मालूम है तो आसानी से निकाल लेंगे, या फिर आप सीधे पढ़े हैं कि सोडियम एक धातु है तो आप डायरेक्ट मार लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मालूम इसमें से कौन होगा तो आपको निकालने आना चाहिए, नहीं तो आपको कम से कम मैं आपको इम्पोर्टेंट रूप से 30 ऐसे एटम्स के नाम बता देता हूँ आपको अच्छी तरह से सिंबल के साथ और उसके परमाणु संख्या के साथ, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बच्चों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको परमाणु संख्या आपको अच्छी तरह से याद रहेगा तबे आप मार सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वो टोटल 11 होती है, यानी कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो वहाँ पर आपको अगर मालूम होता तो मार के आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ठीक करके, है ना। उसके बाद एक बार क्वेश्चन पूछा था आपका 2012 और 2021 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है, आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये 2012 और 2021 का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया था। तो आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। गंधक समझते हैं आप लोग, सल्फर को गंधक बुलाया था, नोट कर लीजिए जल्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 बार पूछा गया है। एक बार सीधे पूछ लिया गया था कि जो है निम्नलिखित में कौन सा जो है धातु कौन जो है गंधक है, तो उसमें स्पेशल रूप से गंधक आप आसानी से मार देंगे, यानी कि सल्फर। और उसके बाद अगर पूछ लिया था कि गंधक का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? आपका सल्फर का 16 होती है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि सोना जो आपका गोल्ड होता है, AU और यानी कि गोल्ड, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है बच्चों वो आपका होता है 79। तो इस प्रकार से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका सोना वाला क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा गया था 2021 का ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, गंधक वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो ये इस प्रकार से मतलब कि बार बार क्वेश्चन से पूछा गया है परमाणु संख्या से। तो आपको क्या करना है, एक बार अच्छी तरह से याद रख लेना है ये सब चीज़ की, मतलब कि मैं कुछ यहाँ पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30 होगा, तो 30 में आपको बता देता हूँ सब बच्चों परमाणु मतलब कि 30 एटम्स के बारे में। फटाफट आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला लिख लीजिएगा, पहला नंबर में लिख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है H का होता है 1, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का होता है 2, लिथियम का 3। आपको स्पेशली रूप से यहाँ पर लिख लेना है बच्चों, लिथियम एक ऐसा धातु है बच्चों जो क्या करता है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2014 में कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन है बच्चों? वो आपका लिथियम है। यानी कि क्वेश्चन पूछना स्पेशली कैसे था कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको बोलना हाँ लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर 2 नंबरिया में प्रश्न आ जाए कि जो है लिथियम को चाकू से क्यों काटा जा सकता है, तो वहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि लिथियम का जो है घनत्व जो होती है बच्चों बहुत ही निम्न होती है, जिस प्रकार से इसको आसानी से चाकू से काट दिया जाता है। लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम के बाद आता है आपका बोरोन। तो बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5, उसके बाद कार्बन का होता है 6, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन
9 नोट करते जाइएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट जहाँ पर आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपको ऑक्सीजन से कि ऑक्सीजन की जो है संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, तो हम लोग को सबसे पहले मालूम है बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2021 का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो संयोजकता निकालने के लिए क्या किया था बच्चों, सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 8 है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 कितना हो जाता है 8। तो 8 हो गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 6 को, ये जो 6 है आपका, 1 सेकेंड बच्चों, ये जो आपका 6 है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 8 बनाना है। तो इस 6 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता हो जाएगा। तो ऑप्शन था वहाँ पर, पहले क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑप्शन था 1, 0, 2, 3। तो कौन सा आंसर सही हो जाता है आपका 2, मतलब कि आपका जो है संयोजकता कितनी हो जाती है ऑक्सीजन की, 2 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से तो फ्लोरीन तक आपको मालूम हो गया। फ्लोरीन के बाद आपको याद रखना है बच्चों नियोन, नियोन का होता है Ne10। सोडियम, सोडियम तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2020 का ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया था कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आप कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर 11 होती है। ठीक है, और उसके बाद एक बार पूछा गया था कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक बताया आपको लिथियम, दूसरा है आपका सोडियम। ठीक है, कौन सा है बच्चों, लिथियम और सोडियम। और इसके साथ साथ एक और अभी आएगा, आगे आएगा, मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये आपका सोडियम हो गया। उसके बाद सोडियम के बाद जो है बच्चों आपको मैग्नीशियम पर चल जाना है। मैग्नीशियम Mg, इसका होता है 12। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13। उसके बाद होता है सिलिकन, सिलिकन का होता है 14। तो इम्पोर्टेंट रूप से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों सिलिकन के बारे में कि सिलिकन जो है ये क्या है, तत्व मतलब धातु है, ये अधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकन जो है बच्चों आपका अधातु में आता है। कैसे, स्पेशली रूप से देखेंगे तो सिलिकन जो है बच्चों आपका मतलब कि निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 हो जाएगा। तो हमने जाना था पहले ही कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग प्रॉपर्टी में चल जाएगा। तो सिलिकन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हो जाएगा 15। सल्फर यानी जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, गंधक भी बोला जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि गंधक किसको गंधक कहा जाता है, तो गंधक किसको बोला जाता है बच्चों, सल्फर को। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि गंधक का परमाणु संख्या क्या है। सबसे पहले पूछा कि गंधक का परमाणु संख्या क्या है, तो आपको अगर मालूम है गंधक सल्फर को गंधक कहा जाता है तो आप आसानी से मार देते, नहीं तो आपको पता चलता कि गंधक क्या है, भाई समझ में नहीं आया कुछ। तो गंधक जो है सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था गंधक का परमाणु संख्या कितनी है, ये आपका 2021 में ही पूछा गया था। तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, आपका 16 होती है, यानी कि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। सल्फर के बाद आपको याद रखना है क्लोरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का होता है 17, ये बार बार पूछा जाता है। और इसका पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों कि क्लोरीन का जो है संयोजकता कितनी होती है। तो संयोजकता कितनी होती है बच्चों, संयोजकता मीन्स होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 बनने के लिए कितना चाहिए। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है पहले देख लेते हैं हम। तो 17 है, तो 17 का हो जाएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 10, 10 और 8, 10 और 7, 17। अब इस 7 को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इस 7 को 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेशल रूप से 1, 7 और 1, 8 हो जाएगा। तो ये 1 जो है इस क्लोरीन का क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली रूप से इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी संयोजकता निकालने में किसी भी प्रकार की। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का जो बाहरी कक्षा होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है बच्चों, 7। 2, 8, 7, तो बाहरी कक्षा में कितना है, ये 7 है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके मतलब कि 10th क्लास की किताब में कहीं पर जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है ये सारा चीज़ जो है बच्चों आपको 9th क्लास में ही पढ़ लेना था। संयोजकता उसी में आया जाता है बच्चों, स्पेशली रूप से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सारा चीज़ उसी में आता है 9th क्लास में। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग एक 1 by 1 नोट कर लीजिए और 100% यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, हर बार लगभग पूछा जा रहा है, आपको पता चल रहा है। यहाँ पर बार बार हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से
उसके बाद जो है बच्चों आगे हम बात करते हैं, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है, इसकी परमाणु संख्या होता है 19, और ये भी एक ऐसा धातु है जिसे क्या किया जाता है बच्चों, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कितना हो गया बच्चों आपका यहाँ पर स्पेशली रूप से कितना हो गया, सोडियम हो गया, सबसे पहला क्या हो गया था लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम। ये तीनों ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, स्पेशली रूप से चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे ये हो जाएगा आसानी से। आप ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आप आसानी से लेकर के आ जाते तो आपको आसानी से नंबर मिल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न आप पोटेशियम के बाद हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है बच्चों 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। तो इसका संयोजकता कितना होगा निकाल लीजिएगा आप आसानी से निकालने के लिए तो सिखाई दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्पेशली रूप से। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कैल्शियम के बाद आता है स्पेशली रूप से, ये लगातार 1 से लेकर के 20 तक आपको याद रखना है। उसके बाद कैल्शियम के बाद आपको याद रखना है फेरस यानी कि आयरन। आयरन का परमाणु संख्या होता है 26। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है, आयरन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2012 2021, 2 बार पूछा गया था, एक बार 12 में और एक बार 21 में। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयरन का परमाणु संख्या कितनी होती है 26 होती है। आगे बढ़ते हैं। आयरन के बाद आपको याद रखना है एक निकेल का होता है 28। उसके बाद होता है कॉपर का होता है 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर को इंपॉर्टेंट मार दीजिएगा, ये आपको आ सकता है। कॉपर के बाद हो जाएगा जिंक जेडन का 30। ठीक है, अब 30 के बाद इसमें स्पेशली रूप से एक होता है ब्रोमीन Br, इसको याद रखना है आपको 35। ब्रोमीन एक ऐसा अवधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वह कौन सा अवधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, वह कौन सा अवधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो स्पेशली से कौन सा अवधातु है बच्चों, वो आपका है आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 35, याद रहेगा आपको। चले उसके बाद जो है 47 होता है किसका, अर्जेंटम यानी कि चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है 47 यानी कि 47। उसके बाद होता है चांदी के बाद चल जाएगा आप टीन SN स्टेनम बोलते हैं बच्चों इसको। तो SN का होता है बच्चों आपका 50 होता है बच्चों स्टेनम SN का। उसके बाद है आयरन, ये गोल्ड, वन सेकंड बच्चों, गोल्ड यानी गोल्ड को लिखा जाता है ऑरम AU। ठीक है, ये साइंटिफिक उसका सिंबल है बच्चों। तो AU का होता है बच्चों आपका गोल्ड का 79। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सोने की परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन A 29, ऑप्शन B 89, ऑप्शन C 79, ऑप्शन D 39। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 79 वाला ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट तत्व है बच्चों, वो है आपका पारा यानी कि Hg। तो इसको याद रखना है आपको, Hg का होता है 80, याद रहेगा आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टोटल हो गए कितना आपका 20, लगातार 1 से लेकर के 20 तक को याद रखना है। उसके बाद आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, उसके बाद फिर ब्रोमीन, अर्जेंटम, स्टेनम, उसके बाद ऑरम, और उसके बाद फिर है आपको Hg। तो स्पेशली रूप से जो है आपको बच्चों 32 टोटल आपको याद रखना है। 20 1 से लेकर के 20 तक याद रखना है, और 12 को जो है स्पेशली रूप से अलग से जो मैं बताया आपको वो सबको याद रखना है, ताकि आपका 2 क्वेश्चन आसानी से बन जाए, आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर, आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। तो हम लोगों ने कल जो बात किया था उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आने की जो है चांसेस बनते हैं। तो स्पेशली रूप से जो बच्चों चांसेस जो क्वेश्चन आने का बनता है बच्चों, ये है स्पेशली रूप से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आसानी से एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे आपको दे देगा सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो सोडियम का बारूद संख्या में बाहरी कक्षा में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 1, तो ये आपका उसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद जो है ये आपको सामरिक धातु या सामरिक तत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सामरिक धातु या सामरिक तत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से ये याद रखना है कि धातु जो है क्या बनाता है। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनायन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, विद्युत धनायन बनाता है। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखनी है कि कोई भी जो है धातु है अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्याग करके विद्युत धनायन बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशली रूप से जो है आपको बच्चों तन्यता, तो तन्यता जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तन्यता किसे कहते हैं या तन्यता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2021 में पूछा था 2 नंबर या में कि
तन्य शास्त्र आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चैप्टर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है पहला पार्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये संभावना हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कहाँ कहाँ से आ सकता है और कौन कौन सा आया हुआ है। तो ये आपका तन्यता 2021 में आया हुआ था। अघात वर्ध्यता से आप क्या समझते हैं या अघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2014 में, ठीक है। अघात वर्ध्यता कब पूछा गया था बच्चों, 2014 में पूछा गया था। तो किसी भी धातु को पीट करके चादर के रूप में चौड़ा करना अघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद जो है ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता, ऊष्मा एवं विद्युत का चालकता, ये भी क्वेश्चन स्पेशली रूप से पूछा गया है कि जो है जो कोई भी जो धातु होते हैं वो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, वहाँ पर स्पेशली रूप से लिख देंगे क्योंकि धातु में क्या होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। इस प्रकार से जो कोई भी जो धातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2014 में कि ऐसे धातु का एक एक उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर द्रव हो और ऊष्मा का कुचालक हो। तो ऊष्मा का कुचालक हो तो वो जो है बच्चों आपका शीशा होता है, यानी कि आपका पीबी होता है। शीशा से करंट पास नहीं होता है, ठीक है बच्चों। शीशा से करंट पास होता है क्या, नहीं ना, जबकि ये क्या है, एक धातु है और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो वहाँ पर आसानी से लिख देंगे कि ऊष्मा का जो कुचालक है वो कौन होता है, आपका शीशा होता है, यानी कि आपका पीबी होता है। और कमरे के ताप पर जो द्रव होता है बच्चों वो आपका हाइड्रोगायरम यानी कि मरकरी होता है, यानी कि पाड़ा होता है, यानी कि जिसका उपयोग आप लोग डॉक्टर लोग जो है किस में करते हैं बच्चों, आपका थर्मामीटर में। थर्मामीटर में क्या रहता है भरा हुआ बच्चों, पाड़ा रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, थर्मामीटर में कौन सा धातु रहता है, तो वो आपका पाड़ा रहता है। पाड़ा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप अगर चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे बच्चों तो वहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा था कि जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, उसमें ऑप्शन है Hg, Ca, लिथियम, Na। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Hg हो जाएगा। Hg एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे धातु की चमक के बारे में। तो ये स्पेशली रूप से कुछ नहीं है, मतलब कि कोई भी धातु होता है उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। और जो है हीरा और ग्रेफाइट में ये दोनों क्या है, अधातु है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें चमक पाई जाती है। धात्विक ध्वनि के बारे में बात करें तो धात्विक ध्वनि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। धात्विक ध्वनि जो है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन 2014 और 2017 दो बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। 2 साल के अंदर में 2 बार पूछा गया है कि धात्विक ध्वनि से आप क्या समझते हैं। तो स्पेशली रूप से क्या लिख देंगे वहाँ पर, किसी भी धातु पर जब प्रहार किया जाता है तो वहाँ विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ही हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। और अपवाद में जो है Hg, ये क्योंकि द्रव अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसमें धात्विक ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग द्रवणांक एवं क्वथनांक ये सब के बारे में भी पढ़ लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद जो है कठोरता के बारे में भी जान लिया था कि जो है सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है। इसके अंतर आणविक स्थान क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही कम होते हैं। और अपवाद में जो है मरकरी, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका बहुत ही मुलायम होता है क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये सारा चीज़ होगी आपको बच्चों। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बच्चों कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो वो हीरा है। और हीरा क्या है, एक अधातु है जो कार्बन का अपरूप है। अवस्था में आ जाते हैं तो सारे जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, केवल मरकरी जो ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और स्पेशली रूप से जो है बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है, ये 2011 में पूछा गया था। और एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ देखिए स्पेशली रूप से बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सारे धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। इसे मुलायम धातु भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन सी धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है तो स्पेशली रूप से आपको सोडियम देना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो देखिए बच्चों बार बार क्वेश्चन पूछा गया ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए बात करते हैं स्पेशली आज के टॉपिक के बारे में। तो धातु का रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि धातु का रासायनिक भौतिक गुण हम लोगों ने कल ही समाप्त कर दिया था। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण है आपका कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुइक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, धातुइक ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे ये सारे धातु है, जैसे
मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, देखो मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी कि ये जो धातु के ऑक्साइड है, ये इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? क्षारीय गुण पाया जाता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI लगा दीजिए, ये आपको आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है जल के साथ धातु की अभिक्रिया। तो धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड H यानी कि OH। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड किस बोलते हैं बच्चों? OH। और OH जानते ही आप लोग, OH क्या होता है आपका? क्षार होता है। ठीक है, तो कोई भी जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, मतलब कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो याद रहेगा आपको, अपना माइंड में सेट कर लीजिए अच्छी तरह से ये इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन क्वेश्चंस को। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग चैनल में लगातार नए बने रहिए अच्छी तरह से। इसी प्रकार से आप लोग को एनालिसिस करते हुए पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चन का चर्चा भी किया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। और उसके बाद जब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का, तो वहाँ पर हम तो कुछ छोड़ने वाले नहीं है। पूरा अच्छी तरह से सारा ऑब्जेक्टिव, सारा अति लघु, सारा लघु, जितना भी दीर्घ प्रश्न है, हर चीज़ का अच्छी तरह से यहाँ पर बताया जाएगा और अनुमान लगाया जाएगा कि आने वाले साल में आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2018 में। ये द्विधर्मी ऑक्साइड, तो द्विधर्मी ऑक्साइड किसको कहा जाता है? द्विधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाता है। द्वि में से होता है बच्चों दो, और धर्मी में से दोनों तरफ का गुण रखता हो, यानी कि अम्ल का गुण भी रखता हो और जो है क्षार का भी गुण रखता हो। ठीक है, अम्ल के साथ साथ कौन सा गुण रहता हो? क्षारीय गुण भी रखता हो, उसको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। आप लोगों ने जाना कि कोई भी जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय गुण का होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोबारा कि क्षारीय के साथ साथ अगर वो अम्लीय गुण भी रखता हो तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका द्विधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। इसको उभयधर्मी ऑक्साइड भी बोला जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि 2018 और 2022 दो बार पूछा गया था, 2018 और 2022 में, कि क्वेश्चन था उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? इनके दो उदाहरण दीजिए। तो कैसे लिखते द्विधर्मी ऑक्साइड में कि वे धातु ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसे द्विधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में दे देते एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जितना मांगेगा बच्चों उसी के अनुसार लिखना है। दो उदाहरण मांगेगा तो दो उदाहरण देना है, एक मांगेगा तो एक देना है। ठीक है, इस पर देखते हैं लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी क्या होता है? द्विधर्मीय ऑक्साइड होता है। तो स्पेशली रूप से आपको ये याद रख लेना है बच्चों कि एल्युमिनियम और जिंक ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऑक्साइड के ऑप्शन दे देंगे 4 गो और पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड या द्विधर्मी ऑक्साइड रखता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, इस प्रकार से हो जाएगा सारा। ठीक है, चलिए धातु की जल के साथ अभिक्रिया की सक्रियता। अब हम लोग जानते हैं क्या किस प्रकार से सक्रियता है, मतलब कि कोई ठंडे कुछ धातु ऐसे होगा जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कुछ धातु ऐसा होगा जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कुछ धातु ऐसा होगा जो भाप के साथ यानी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सक्रियता जानते हैं स्पेशली रूप से। तो सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो स्पेशली रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों धातु है जो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये क्या करते हैं? ठंडे जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। तो अभिक्रिया करेगा जल के साथ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु एक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। उसी प्रकार से पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका क्वेश्चन
पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था लघुत्तर प्रश्न में 2019 में 2 नंबरिया में पूछा गया था कि जब धातुएं जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो आपको लिखना है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद रहेगा आपको, नोट में लिख लीजिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहाँ सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा सोडियम, उसके नीचे होगा पोटेशियम, उसके बाद होगा कैल्शियम। तो याद कैसे रखने का ट्रिक है, याद रखने का है नक्का, NaKCA। तो याद रखेंगे नक्का, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन दे देगा कुछ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आपका 2018 में क्वेश्चन था कि 2018 में क्वेश्चन था बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन था Mg, उसके बाद ऑप्शन था Ca, उसके बाद था सोडियम, उसके बाद था पोटेशियम। तो कौन हो जाता है वहाँ पर आसानी से टिक कर लेते। तो जैसे अभी हम लोग बता दिया आपको अच्छी तरह से आसानी से, तो यहाँ पर आपका सोडियम टिक कर लेते हैं। जलवाष्प के साथ अभिक्रिया, अब हम लोग किसके साथ बात कर लें। सबसे पहले ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लिया आसानी से, लेकिन जलवाष्प के साथ कौन कौन सा धातु अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर स्पेशली रूप से मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ठीक है। ये आपका जो है गर्म जल के साथ यानी कि जलवाष्प के साथ स्पेशली रूप से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धातु का ऑक्साइड बनेगा। देखिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और गैस कौन सा बनेगा, वही हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। क्यों, क्योंकि जलवाष्प में क्या रहता है बच्चों, H2O यानी कि जल ही तो रहता है ना जलवाष्प में। तो जलवाष्प में जब जल रहता है तो ये H जो है यह हाइड्रोजन या गैस में बदल जाएगा और यह ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा धातु के साथ और धातु का ऑक्साइड बना देगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पर क्रियाशील श्रेणी की बात करें तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, Zn है, उसके बाद उससे थोड़ा कम है आयरन, यहाँ पर इन तीनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखने का ट्रिक क्या है, मगजम्फे क्या है बच्चों आपका, मगजिम्फे, याद रखना है मगजिम्फे। तो हो जाएगा मगजिम्फे, ZnFe हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम, जिंक और आयरन हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली रूप से। तीसरा है आपका गर्म जल के साथ अभिक्रिया। ये एक बार हम लोग ठंडे जल के साथ, एक बार जलवाष्प के साथ और तीसरा बार है आपका गर्म जल के साथ अभिक्रिया यानी कि हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया। तो कुछ धातु एक्सेप्शन में है, मतलब स्पेशली रूप से कॉपर और सीजियम, ये क्या करता है बच्चों, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉपर वाला जो है आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2014 और 2021 में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 बार पूछा गया है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों, कारण दें। इस प्रकार से क्वेश्चन था बच्चों। तो वहाँ पर आप आंसर क्या लिख देते, तो वहाँ पर आंसर लिख देते क्योंकि जो है बच्चों इस्पात जो है वो क्या करता है, बहुत जल्दी ही अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके क्या कर लेता है बच्चों, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है, जिस प्रकार से वहाँ पर क्या कर लेता, जल को विषैला कर देता है। इस प्रकार से आप वहाँ पर आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 2 नंबर यहाँ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी इंपॉर्टेंस को। तो यहाँ पर बनेगा क्या क्या, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आगे है कुछ धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया करती ही नहीं है, साफ ही अभिक्रिया नहीं करती है। तो उसमें स्पेशली रूप से क्या है बच्चों, कौन कौन है, आपका है सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आपको एक और बात याद रखनी है बच्चों कि सोना और चांदी और प्लेटिनम ये ऐसी धातुएं हैं जो किस अवस्था में पाया जाता है, फ्री अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि किसी के साथ क्रियाशील नहीं रहता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो स्पेशली रूप से आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 ऐसे धातुओं के नाम लिखें जिनकी प्रकृति या जिन्हें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कि 2 ऐसे धातु का नाम बताना था जो है प्रकृति में फ्री अवस्था यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो उसमें स्पेशली रूप से क्या हो जाता है बच्चों, आपका एक हो जाता है सोना यानी कि Au, दूसरा हो जाता है आपका चांदी यानी कि Ag अर्जेंटम, ठीक है। इस प्रकार से आंसर कर देते हैं, आसानी से आपको वहाँ पर 2 नंबर मिल जाता, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 मांगना था तो 2 दिए, अगर 3 मांगता तो प्लेटिनम को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा ही दिया है अम्ल और क्षार वाला चैप्टर में, यानी कि दूसरा चैप्टर में मैंने बता दिया था। कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा हमेशा
हाइड्रोजन गैस बनाता है। बस यही बात मैंने बताया था वहाँ पर कि आप चाहे सो, चाहे जागो, चाहे खाओ, चाहे खेलो, कुछ करो, अगर आपको कोई भी पूछ ले तुरंत आपको बता देना है जल के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आया समझ में? तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस होती है। और हाइड्रोजन गैस को जैसे ही जलाते हैं बच्चों, पॉप ध्वनि के साथ आवाज़ करता है। किस प्रकार की ध्वनि के साथ? पॉप ध्वनि के साथ अभिक्रिया कर आवाज़ करती है जलाइएगा तो यहाँ पर स्पेशली रूप से जैसे देखा जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आप एसिड के बारे में बता देते हैं फटाफट थोड़ा सा। इसको बुलाया था बच्चों एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बुलाया था बच्चों आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इसको बुलाया था बच्चों नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये आपको फॉर्मूला सब याद रखना है। अम्ल का 3 गो फॉर्मूला स्पेशली रूप से आपको याद रखना है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका अभिक्रिया कर रहा है जैसे Na और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करिए, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी प्रकार से ये सारे अभिक्रिया कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर Zn अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोरीन के मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो स्पेशली आपको ये याद रखना है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने से कौन सी गैस बनती है? आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट VVI लिख दीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार क्वेश्चन पूछा गया ये आपका कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें है सक्रियता श्रेणी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? वही फिर सोडियम हो जाएगा, उसके कम होगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक होगा बच्चों। ठीक है, धातु के अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया यानी कि कोई भी जो धातु होता है उसके लवण के साथ अभिक्रिया, मतलब कि कोई भी जो धातु है और अगर कोई दूसरा धातु का अगर लवण है उसके साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है कोई भी जब धातु दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? एकल विस्थापन। आपने पहला लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि पहला चैप्टर में पढ़ा था जब मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? तो किसी के GF को लेकर के भाग जाएगा, यानी कि एक शक्तिशाली आदमी दूसरे कमजोर आदमी के सामान को छीन लेता है, उसको बोलेंगे एकल विस्थापन। यानी कि आपका यहाँ पर सोडियम क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील है, तो ZnSO4 के पास क्या है? SO4 है, ZnSO4। तो SO4 क्या है? Zn का गर्लफ्रेंड है, ऐसे याद रखना है। SO4 क्या है? जिंक का गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये जिंक क्या है? सोडियम से थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए ये सोडियम क्या करेगा? SO4 को लेके भाग जाएगा, यानी उसके GF को लेकर के उड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा सोडियम सल्फेट और जिंक बेचारा अकेला पड़ा रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा सिंगल। यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम, जैसे एर्जेंटम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, और Ag बेचारा अलग से अपना बैठा हुआ रहेगा। तो आई थिंक आज का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। अगर आपको कोई पूछ ले बच्चों कि धातुओं के गुणों के बारे में, मतलब स्पेशली रूप से भौतिक गुणों के बारे में बताएं, तो आप आसानी से बता देंगे भौतिक गुण के बारे में क्या क्या बताएंगे? तो भौतिक गुण में आप बता देंगे आसानी से बच्चों कि धातु जो होती है क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है। दूसरा चीज़ है इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ये इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ये आघात वर्धिता होता है, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ Hg एक ऐसा है जो किस में पाया जाता है बच्चों? जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद जो है स्पेशली रूप से इसके द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इस पर प्रहार करने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसको भौतिक ध्वनि कहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको स्पेशली रूप से याद रखना है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? आपका भौतिक गुण में आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों कि धातुओं के 4 भौतिक गुणों को लिखें और उसका व्याख्या भी करें, तो आप लिख लेंगे आसानी से। क्या लिखेंगे? धातुओं के 4 भौतिक गुण निम्न है। एक लिख देंगे तन्यता, एक लिख देंगे आघात वर्धिता, एक लिखेंगे ऊष्मा का सुचालकता, एक लिख देंगे धात्विक ध्वनि। तो इस प्रकार फिर उसके बाद एक एक को चर्चा भी करेंगे। तन्यता मतलब तार के रूप में खींचा जाना, आघात वर्धिता मतलब चादर बनाना, है ना। इस प्रकार से ये सबको अच्छी तरह से बात करेंगे। अगर आपको पूछा जाए रासायनिक गुण के बारे में, तो रासायनिक गुण में आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके धातुइक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये याद रखना है। और उसके बाद धातु जो है किसी भी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करके धातुइक लवण का निर्माण करता है। ये हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, आसानी से ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर चैनल में है बच्चों न्यू, तो आप लोग
सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आपको सारा चीज़ अवेलेबल करते जाएंगे धीरे धीरे, और एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा अच्छी तरह से कि बोर्ड परीक्षा में आपको 80% से नीचा मार्क्स आने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सारा चीज़ चर्चा करके पढ़ाते हैं बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और कहाँ से आने की संभावना है। मैं यहाँ पर अनुमान भी लगा के बताऊँगा आपको, और जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उस समय तो और ही कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा, और वहाँ पर पता चल जाएगा आपको अच्छी तरह से सारा चीज़ बताने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।